हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये जो चैप्टर है इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, इनमें किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। मेनली जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया है लाइफ स्पान के बारे में। लाइफ स्पान यानी कि हिंदी में होता है जीवन काल। जो जीवन काल है वो किसे कहा गया है, यह यहाँ पर पूछा गया है। तो जीवन काल या लाइफ स्पान क्या है? जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर सपोज, तो उसका जो बर्थ से लेकर यानी कि जब वो जन्म लेता है जीव, तब से लेकर नेचुरल उसकी जब डेथ होती है तब तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे ही हम कहते हैं उसका लाइफ स्पान। ठीक है। जैसे सपोज जो ह्यूमन बीइंग है उसका अगर लाइफ स्पान हम देखें तो एवरेज जो लाइफ स्पान निकाला गया है वो कितना होता है 70 ईयर्स। यानी कि अराउंड 70 ईयर्स में जो ह्यूमन बीइंग है उसकी डेथ हो जाती है अब आजकल के युग में, है ना। पहले जो है वो लोग 100 से ऊपर ईयर्स तक जीवित रहते थे, बट अभी जो है वो ह्यूमन बीइंग की जो एवरेज एज अगर देखी जाए तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो 70 ईयर्स की एज में डाई हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो लाइफ स्पान है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। देखिए यहाँ पर, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है। नेचुरल जो उसकी डेथ होती है वहाँ तक का जो टाइम है उसे हम क्या कहेंगे, उसका लाइफ स्पैन। यानी बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है वही क्या है यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका लाइफ स्पान कहलाएगा। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर बताया है कि जो लाइफ स्पान है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो क्रो है एंड पैरट है, इनके अगर हम साइज देखें क्रो एंड पैरट की, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम इनकी साइज होती है। ओके। यहाँ पर जो क्रो है उसका अगर हम लाइफ स्पान देखें तो 10 to 15 ईयर ही रहता है, जबकि पैरट का अगर यहाँ पर हम लाइफ स्पान देखें तो 140 ईयर्स तक जो एक पैरट है यानी तोता है वो लगभग 140 साल तक जीवित रह सकता है, जबकि एक जो कौवा है वो 10 से 15 साल की एज में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि एवरेज जो उसका लाइफ स्पान है वो कितना है 10 to 15 ईयर्स, जबकि साइज में लगभग लगभग दोनों सेम है। ऐसे अगर हम ट्री की बात करें तो जो मैंगो के ट्रीज होते हैं उनका अगर लाइफ स्पान हम देखें यानी उनका जीवन काल देखें तो 200 ईयर के अराउंड्स रहता है। ठीक है, अराउंड 200 ईयर्स। वहीं अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पान है वो 3000 ईयर्स रहता है। यानी कि 3000 साल तक लगभग जो पीपल के पेड़ है वो जीवित रह सकते हैं। वही कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मीन्स जो कि कभी मरते ही नहीं, जिनकी कभी डेथ नहीं होती। वैसे तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म जीवित है उनका मरना एक तरह से निश्चित है, बट जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, ये क्या करते हैं, ये एक से दो हो जाते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास ये एक अमीबा है। ठीक है। तो ये जो अमीबा है वो सेल डिवीजन के थ्रू आगे जाके टू छोटे छोटे अमीबास, जिनको हम डॉटर अमीबा बोलते हैं, है ना, उनमें डिवाइड हो जाता है। ओके। फिर ये जो टू यहाँ पर अमीबा बने हैं ये और आगे जाके 4 अमीबा में डिवाइड हो जाएंगे। हर एक अमीबा जो है वो आगे जाके 2 अमीबा में डिवाइड हो जाता है। मीन्स यहाँ पर जो
1 अमीबा था, सपोज ये 1 है, तो इससे यहाँ पर 2 छोटे छोटे अमीबा बन गए, है ना। ये सपोज छोटे छोटे 2 अमीबा, फिर ये आगे जाके डिवाइड होके फिर 2 अमीबा बनाएंगे, ठीक है। तो जो मेन अमीबा होता है वही डिवाइड होके आगे 2 अमीबास को बनाता है। जबकि ह्यूमन बीइंग में या अदर जो भी एनिमल्स है, इनमें क्या होता है कि ये खुद डिवाइड नहीं होते, है ना, बट ये क्या करते हैं, किसी नए जीव को उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पर अमीबा की अगर हम बात करें तो ये खुद डिवाइड होके इस टाइप से नए अमीबास को बनाता रहता है। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, ये इस टाइप से कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, और इनका जो लाइफ स्पान है वो एक तरह से फिनिश नहीं होता है। ये कंटिन्यूसली इस टाइप से ग्रोथ करते रहते हैं, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स में ये डिवाइड होते रहते। आगे इसका डायग्राम भी दिया है, वो हम देखेंगे अभी। इसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे कि जो बटरफ्लाई है उसका अगर आप लाइफ स्पान देखें तो 1 से लेकर 2 वीक्स यानी कि 15-16 डेज तक ये सर्वाइव कर पाती है, जीवित रह पाती है। तो इतना ही इसका लाइफ स्पान है। एलिफेंट को अगर देखें तो 60 to 90 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लैंक है जगह दे रखी है, इसमें आपको खुद को गूगल से सर्च करना है और राइट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ कुछ के मैं बता देती हूँ आपको। जैसे एलिफेंट का जो है वो 60 to 90 ईयर्स तक मिल जाएगा आपको, गूगल पे आप सर्च करोगे तो। वहीं जो रोज़ है, रोज श्रब्स यानी गुलाब के जो पौधे होते हैं, ये जो है 5 to 7 ईयर्स तक जीवित रहते हैं, और उसके बाद ये अपने आप ही सूख जाएंगे। जैसे क्रो का देखिए, यहाँ पर जो कौवा है वो कितने ईयर्स तक जीवित रह रहा है, इसका लाइफ स्पान कितना है तो 15 ईयर। पैरट का जो लाइफ स्पान है वो 140 ईयर है। काऊ का अगर देखेंगे आप तो 20 to 25 ईयर्स तक अराउंड आपको मिल जाएगा। बनियान ट्री का आप खुद सेल्फ सर्च करेंगे, इधर डॉग का भी आप सेल्फ सर्च करेंगे, ओके। ऐसे क्रोकोडाइल का यहाँ पर दे रखा है कि क्रोकोडाइल जो है वो 60 ईयर्स तक सर्वाइव करता है। हॉर्स का अगर देखेंगे आप तो 20 to 25 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पान है। फ्रूट फ्लाई जो है ये अराउंड 30 डेज तक सर्वाइव कर पाती है, इसका लाइफ स्पान छोटा ही है। यहाँ पर राइस प्लांट, जो चावल के पौधे होते हैं, आपको पता है कि कोई भी जो फसल है, गेहूं है, चावल है, ये 3 से 4 मंथ तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, उसके बाद में ये सूख जाएंगे, ठीक है। बनियान ट्री का अभी मैंने बताया था आपको कि जो बनियान ट्री है वो कितने ईयर्स तक जीवित रह पाता है तो 200 ईयर्स तक अराउंड। और टोटोइस जो है वो 100 से 150 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है, इनके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर लाइफ स्पान दिए हैं। इनमें से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सभी के आपको लाइफ स्पान जो है वो याद होने चाहिए। 1-2 बार आप देखोगे तो अपने आप ये याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर शॉर्ट में हम देखें तो जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, गिव राइज टू यंग वंस। रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है ये क्या है, एक टाइप की बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही समान यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, यानी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, यानी कि उनके बच्चों को उत्पन्न करता है, ठीक है। रिप्रोड्यूस करना मीन्स क्या हो जाएगा, अपने ही समान संतान को उत्पन्न करना, या अपने ही समान बच्चों को पैदा करना, एक तरह से क्या है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यहाँ पर जो ये रिप्रोडक्शन से जो भी जीव बनते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पेरेंट्स के लगभग समान ही होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर एग्जांपल दे रखा अमीबा का। अमीबा का अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर देखिए, ये जो अमीबा है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये यहाँ पर पेरेंटल अमीबा है, धीरे धीरे ये इस टाइप से हो जाता है, थोड़ा सा चेंज कर लेता है,
फिर थोड़ा ऐसे फ्लैट हो जाता है ये, है ना। और इसमें यहाँ पर ये दोनों साइड से यहाँ पर टू हैव्स यानी कि ऐसे ग्रूव्स बन जाती है, ऊपर नीचे ऐसे खांच बन जाती है। फिर ये जो अमीबा है वो ऐसे टू अमीबाज में यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। अब ये जो अमीबा यहाँ पर बने हैं इनको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल कहेंगे। क्या है ये, यहाँ पर डॉटर सेल्स। इसी टाइप से जो ईस्ट है, ईस्ट में देखिए ईस्ट जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, बाय द हेल्प ऑफ बडिंग। ये एक ईस्ट है, यहाँ पर पेरेंटल सेल है, इसको रिप्रोडक्शन करना है तो ये क्या करेगा, इस टाइप से यहाँ पर एक बड बनाएगा। बड मीन्स कलिका। ये थोड़ी सी ऐसे बड़ी होगी, ग्रो करेगी, फिर धीरे धीरे और बड़ी होगी, और ये जो बड है वो फिर यहाँ पर नीचे गिर जाएगी, और नीचे गिरने के बाद यहाँ से फिर से ये ग्रो करना स्टार्ट करेगी, और धीरे धीरे ये डेवलप होके इसकी जो पेरेंटल सेल है उसके समान ही एक नई सेल यहाँ पर बना लेगी। यानी कि जिस टाइप से यहाँ पर ईस्ट बने हैं सेम टू सेम ऐसा ही ईस्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो ये क्या है, एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही है। इस टाइप से प्लांट या स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन होने के बाद कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन होना यानी कि बर्थ होने के बाद में वो सेकंड नंबर की जो उसकी सिचुएशन है यानी कि ग्रोथ करने की उसमें जाएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस कर लेता है यानी कि कोई भी जो छोटा ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर आता है या वाटर बॉडीज़ में रहता है तो वहाँ पर वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रोथ करेगा यानी कि बड़ा होगा, है ना, डेवलप होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। यानी बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। बर्थ, ग्रोथ और डेथ, ये जो तीन स्टेप है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है आफ्टर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद में। अब अगर आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का होता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे रखा है कॉलम में कि रिप्रोडक्शन जो है वो हम कितने टाइप का पढ़ने वाले हैं, 2 टाइप का। ये यहाँ पर दे रखा है, मैंने शॉर्ट में राइट किया है कि रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ये जो है वो सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स के थ्रू होता है। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें केवल सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, केवल एक ही पेरेंट की यहाँ पर आवश्यकता होती है, यानी कि या तो मदर होगी या फादर होगा इसमें, ठीक है। कोई भी एक ही सफिशिएंट है नए इनके जैसे जीव या बच्चों को उत्पन्न करने के लिए। फिर आगे कहा है इसमें कि जो भी इनसे नेक्स्ट जनरेशन के इनके बच्चे आते हैं यानी कि जो भी यंग वंस आते हैं या ऑफस्प्रिंग आते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होने के बजाय एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। मीन्स हूबहू एक तरह से अगर देखा जाए तो ये उनके पेरेंट्स के समान ही होते हैं। कैसे होते हैं, एग्जैक्ट पेरेंट्स के समान होते हैं, इसलिए कहा कि ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी नए इनके बच्चे बनते हैं वो क्लोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लोन। अब क्लोन जो है वो क्या होते हैं, तो क्लोन ऐसे ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मीन्स बाहर से एकदम सेम टू सेम दिखाई देने वाले। जैसे यहाँ पर अमीबा जो है वो जैसा पेरेंटल अमीबा है ऐसे ही इनकी जो डॉटर अमीबा है वो एग्जैक्ट सेम टू सेम बने हैं, तो हम बोलेंगे कि बाहर से ये सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं यानी कि ये मॉर्फोलॉजिकली सेम है, ठीक है। फिर जेनेटिकली सेम मतलब इनके अंदर जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए है, वो भी अगर सेम है तो हम बोलेंगे कि जेनेटिकली भी सेम है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्लोन बनते हैं ना वो क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्लोन्स बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी
क्लोन्स नहीं बनेंगे। ओके, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर ये जो रिप्रोडक्शन है वो जनरली अगर देखा जाए तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो ये जो रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी सिंपल होता है। ठीक है, सिंपल होता है और फटाफट हो भी जाता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो अगर देखी जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से थोड़ी फास्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोटिस्टा और मोनेरा टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि इस किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स है प्रोटिस्टा और मोनेरा के, उनके अंदर ये पाया जाता है। यहाँ पर अगर हम सेल डिवीज़न के टाइप की बात करें तो माइटोसिस टाइप का यहाँ पर जो सेल डिवीज़न है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हमने ऊपर देखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनको आपको पॉइंट वाइज राइट करना है आपकी फेयर कॉपी में या नोट्स जब आप बनाओगे, है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैंने इनको समराइज़ करने के लिए स्टिकी नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर आपको बना के दिए हैं कि आप यहाँ पर अगर साइड से राइट करके रख लेते हैं तो पूरा पैराग्राफ आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप शॉर्ट में इनको बस पढ़ लेंगे जिसमें आपका काम हो जाएगा। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सिंगल पेरेंट होता है, मतलब इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट्स की। यहाँ पर क्लोन्स भी बनते हैं। क्लोन क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। ये जो रिप्रोडक्शन है वो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कॉमनली पाया जाता है, सिंपल होता है एंड फास्ट प्रोसेस होती है। सेल डिवीज़न की बात करें तो माइटोसिस टाइप का सेल डिवीज़न होता है यहाँ पर। इसके अलावा ये जो यहाँ पर प्रोसेस है वो प्रोटिस्टा और मोनेरा में पाई जाती है। जनरली जो प्रोटिस्टा और मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से बताया गया है कि जैसे कि ये यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है ये किसकी है, क्लेमाइडोमोनास की है। क्लेमाइडोमोनास जो है इसके अंदर जूस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें, जूस्पोर्स बनते हैं। जूस्पोर से क्या है, तो यहाँ पर स्पोर से है ये, जो कि आगे जाकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना। एक तरह से सीड का काम करेंगे, बीज का काम करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी ये जू स्पोर्स गिरेंगे वहाँ पर नया जो क्लेमाइडोमोनास है वो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास जो है उनके अंदर जू स्पोर की हेल्प से यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जो जू स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल होते हैं मतलब गति करने वाले होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बी वाली जो पिक्चर दे रखी है वो किसकी दे रखी है, यहाँ पर तो पेनिसिलियम की दे रखी है। और यहाँ पर जो है जो स्पोर्स बनते हैं वो कोनिडिया बनते हैं। क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। ये यहाँ पर सीड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या है, कोनिडिया है, जो कि एक तरह से सीड की तरह ने बीज की तरह काम करेगी। जहाँ पर भी ये कोनिडिया गिरेंगे अर्थ पर नीचे, वहाँ पर नया पेनिसिलियम जो है वो ग्रो करेगा। ऐसा ही नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पर दे रखी है हाइड्रा की। ये हाइड्रा है, इसमें यहाँ पर ये बन रही है बर्ड। ये जो बर्ड है यानी कली का है, जब ये यहाँ पर नीचे गिरेगी तो ये जो बर्ड है वो ग्रो करेगी यहाँ पर, और नया इस टाइप का हाइड्रा जो है यहाँ पर बना लेगी सेम टू सेम। ऐसे ही अगर देखें यहाँ पर तो ये स्पंज है। स्पंज में क्या होता है, यहाँ पर इसमें अंदर के साइड इस टाइप से यहाँ पर सीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है। यहाँ पर आपको दिख रही है ना, ये सीड लाइक यानी दानेदार स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनती है। और ये फिर जब ये स्पंज ब्रस्ट होता है तो ये सारे सीड्स यहाँ पर बाहर आ जाएंगे और फिर इनसे नए स्पंज बनेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये दाने हैं, इनको हम बोलते हैं गेम्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, गेम्यूल्स। यानी गेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कौन कौन से देखे, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जूस्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर दिया है जूस्पोर किस में बनते हैं, क्लेमाइडोमोनास में।
पेनिसिलियम में बनते हैं कोनिडिया, हाइड्रा में बनती है बर्ड, और गैम्यूल्स जो है वो किस में बनते हैं, यहाँ पर स्पंज में बनते हैं गैम्यूल्स। ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स हेल्प करेगी, यानी एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है यहाँ पर। आगे कहा है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, इनके अंदर क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। जैसे ऊपर अपन ने देखा एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, तो क्या हुआ, कौन सी प्रोसेस हुई वहाँ पर, डायग्राम अभी हमने देखा था। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ था, बाइनरी फ्यूजन, वन अमीबा था, इससे आगे जाके यहाँ पर टू अमीबा बने, तो ये क्या है, एक टाइप का बाइनरी फ्यूजन है। यहाँ पर फ्यूजन मतलब टूटना एक तरह से। जब वन ऑर्गेनिज्म यानी कि वन अमीबा या पैरामीशियम जब टू छोटे छोटे अमीबा में या पैरामीशियम में टूट जाएगा, पैरामीशियम होगा तो दो छोटे छोटे पैरामीशियम बना लेगा, है ना, अमीबा है तो दो छोटे छोटे अमीबा बना लेगा, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन। अब इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर ये जो अमीबा है वो कभी कभी जो अनफेवरेबल कंडीशंस है, ऐसी कंडीशंस, सॉरी अनफेवरेबल नहीं, फेवरेबल है ना, यहाँ पर दे रखा फेवरेबल कंडीशंस, एक मिनट, द फिनोमेनास इज टर्म्ड एज इनसाइक्लो अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, फेवरेबल जब कंडीशंस होगी ना तो अमीबा क्या करेगा, बाइनरी फ्यूजन करेगा, जैसे अभी अपन ने उधर देखा। फेवरेबल कंडीशंस में जो अमीबा है या पैरामीशियम्स है ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं, जबकि अनफेवरेबल कंडीशंस जो रहती है एटमॉस्फेयर की या एनवायरनमेंट की, जैसे ज़्यादा ठंड गिर रही है या ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ऐसी कंडीशन में जो अमीबा है वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरह से ऐसा सेल डिवीज़न करते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे अमीबा बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर मल्टी सेलुलर सेल डिवीज़न करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये एक अमीबा है तो ये क्या करेगा, इस टाइप से इसके जो ये स्यूडोपोडियाज है, इस टाइप से ये इसके छोटे छोटे जो पैर हैं इनको अंदर कर लेगा और इस टाइप से राउंड शेप में स्ट्रक्चर बना लेगा, एक के बाद एक यहाँ पर ऐसे 3 लेयर्स रहेंगी, है ना। ये जो 3 लेयर्स है यहाँ पर इस टाइप से बनती है, इसको कहा जाता है सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल यानी कि एक थोड़ी सी कठोर जो है वॉल होती है जो कि इस अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं इंसिस्टेशन। क्या कहेंगे इसे, इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन करने के बाद में क्या करेगा अमीबा, इसके अंदर जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें छोटे 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 बहुत सारे स्यूडोस्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पर, स्यूडोस्पोर्स, स्यूडोपोडियोस्पोर्स, पूरा नाम क्या है, स्यूडोपोडियोस्पोर्स। ये है स्यूडोपोडियोस्पोर्स, यहाँ पर छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं अंदर, ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स बनेंगे, और जब ये अमीबा यहाँ से इस टाइप से ब्रस्ट होगा तो स्यूडोपोडियोस्पोर्स यहाँ पर ये बाहर आ जाएंगे, और जहाँ पर ये गिरेंगे वहाँ पर नए अमीबास बन जाएंगे। इस प्रोसेस को कहा गया है यहाँ पर स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन यानी कि स्पोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं नए स्पोर्स, और ये नए स्पोर्स से नए अमीबा बन जाएंगे। तो अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन तो करता ही है, साथ में मल्टीपल फिजन भी कर सकता है। ठीक है, यानी मल्टी सेलुलर सेल डिविजन्स भी ये कर सकता है अमीबा। तो दोनों टाइप का यहाँ पर अमीबा के अंदर हमने सेल डिवीज़न देख लिया। आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब अभी तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, है ना। आपने देखा प्लांट्स जो है वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं, तभी जाके तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती है। अगर मान लीजिए प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जितने भी सीड है या फूड है या वेजिटेबल्स है वो हमारे अर्थ के ऊपर से फिनिश हो जाएंगी, है ना, नष्ट हो जाएगी या
ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उनको भी रिप्रोडक्शन करना होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, साथ ही सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये पोटैटो की स्ट्रक्चर है। पोटैटो में आपने देखा होगा इस टाइप की स्ट्रक्चर्स बनी रहती है ना, इस टाइप की, जिनको हम बोलते हैं आई, यानी आँख बोलते हैं उनकी पोटैटो की। जहाँ जहाँ पर ये आइज़ होती है ना, वहीं से जो पोटैटो है वो इस टाइप से उसके अंदर ऐसे बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ बर्ड्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। जब आलू को बोया जाता है ना काट के, यानी अर्थ के अंदर जब हम लगाते हैं फसल आलू की, तो ये ध्यान रखा जाता है कि इसके छोटे छोटे जब पीसेस किए जाते हैं आलू के, तो ये ध्यान रखा जाता है कि इसके अंदर एटलीस्ट 1-2 इस टाइप से आइज़ जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ये आइज़ होती है वहीं पर इस टाइप से न्यू बर्ड्स बनती है और ये बर्ड्स ही ग्रो करती है और पौधा बनाती है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक को भी इस टाइप से काट के लगाया जाता है, और अदरक के अंदर इस टाइप से एडवेंटिटियस टाइप की यानी ब्रांचेस जैसी रूट्स आती हैं। यहाँ पर अदरक में नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं, और यहाँ पर भी अदरक में भी इस टाइप से बड्स बनती हैं। तो जो अदरक है इसका जो ये पार्ट, इस टाइप से जो पार्ट हम काट काट के लगाते हैं, या अदरक जो है वो ग्रो करता है किस पार्ट से, तो राइजोम से करता है ना। ये जो पार्ट्स इनके काट के लगाते हैं इन्हीं को हम राइजोम भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सी वाला जो डायग्राम है वो किसका दे रखा है यहाँ पर, तो बल्बिल, हाँ, बल्बिल ऑफ अगेव, अगेव का ये बल्बिल दे रखा है यहाँ पर, अगेव का ये बल्बिल दे रखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी छोटी इस टाइप से बहुत सारी बर्ड्स से ये इस टाइप से ग्रो करेगी यहाँ पर, और एक नया जो है वो अगेव का यहाँ पर पौधा बन जाएगा। ऐसे अगर ब्रायोफाइलम में आप देखें तो ब्रायोफाइलम ऐसा प्लांट है जिसकी अगर पत्ती टूटकर ज़मीन पर गिर जाए तो ये जो पत्ती है इसकी जो मार्जिन है या यहाँ पर आसपास की, ये मार्जिन से यहाँ पर नए पौधे इसमें निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे यहाँ पर पौधे, एक जो ये पत्ती होती है उसके अंदर से निकलते रहते हैं। मतलब पत्ती को ही अगर हम मिट्टी में डाल दे तो यहाँ से नया पौधा बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखें आप तो ऑफसेट ऑफ हाइसिंथ, जो हाइसिंथ का पौधा आता है उसमें भी अगर उसका ऑफसेट काट के लगा दिया जाता है। ऑफसेट क्या है, ये यहाँ पर ये इस टाइप से इसका जो बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है, दोनों वाटर हाइसिंथ के बीच में ये जो पार्ट है इसको ऑफसेट का है। तो ये जो ऑफसेट है इसी को अगर लगा दिया जाए तो यहाँ पर जो है एक नया पौधा बन जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर हाइसिंथ है इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी कैसा है, एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे, जैसे कि फंगी और एल्गी जो है, फंगी और एल्गीज में भी जू स्पोर्स बनते हैं और ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पेनिसिलियम कोनिडिया है, जो पेनिसिलियम है वो कोनिडिया की हेल्प से रिप्रोडक्शन करता है। अभी अपन ने इधर स्ट्रक्चर देखी थी पेनिसिलिया की, पेनिसिलियम ये यहाँ पर पेनिसिलियम है ना, और ये कोनिडिया यानी छोटे छोटे सीड लाइक जो स्ट्रक्चर्स है इनकी हेल्प से यहाँ पर ये क्या कर रहा था, रिप्रोडक्शन कर रहा था। ऐसे हाइड्रा की स्ट्रक्चर देखिए जिसमें बर्ड की हेल्प से वो रिप्रोडक्शन कर रहा था, और जो गैम्यूल्स है वो किस में बने थे, स्पंज में, स्पंज के अंदर बनते हैं गैम्यूल्स। ये मटकी जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर अपन ने देखी थी है ना, ये इसके अंदर यहाँ पर ये सीड्स लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, इन्हीं को हमने क्या कहा था, गैम्यूल्स कहा था। तो ये स्पंज की स्ट्रक्चर है जिसमें कि गैम्यूल्स बनते हैं। ये गैम्यूल्स जब बाहर निकलते हैं अर्थ पर आते हैं तो ये नया जो है स्पंज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे प्लांट्स में अगर हम देखें तो प्लांट्स में हमने देखा कि प्लांट्स के किसी पार्ट को या किसी ब्रांच को अगर जैसे गुलाब के जो पौधे होते हैं उसमें अगर गुलाब की जो डाली है उसको काट के लगा दें हम तो उससे नया पौधा बन जाता है।
या आलू को काट के हम लगा दे जमीन में तो उससे नए आलू के पौधे बन जाते हैं, है ना। अदरक हल्दी में भी ऐसा ही होता है। तो इस टाइप का अगर रिप्रोडक्शन हो तो उसे हम बोलेंगे कि ये कैसा रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर जो भी पार्ट्स इनके काट के लगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। क्या कहा जाता है इनको, तो इन्हें कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। कौन कौन से हो जाएंगे वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, तो इसमें रनर्स हो जाएंगे। जैसे घास जो है उसमें आपने देखा होगा कि इस टाइप से जो घास है वो बढ़ती रहती है। यहाँ पर जैसे घास उग गई, फिर थोड़ा इसकी जो जड़ें है वो आगे चलती रहेंगी, फिर थोड़ी आगे इस टाइप से यहाँ पर थोड़ा मतलब ऊपर निकल जाती है घास की पत्तियाँ, और उनकी जो जड़ है वो ऐसे कंटिन्यूसली ज़मीन में चलती रहती है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये रनर्स के एग्जाम्पल है। तो रनर्स जो है वो ग्रास में पाए जाते हैं, घास के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या है, एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। राइजोम्स जो है वो अदरक और हल्दी में पाए जाते हैं। सकर्स है, ट्यूबर्स आलू में पाए जाते हैं। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ में देखा अपन ने। बल्ब जो है वो प्याज में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है ना। आगे में बुलबिल्स बनते हैं, ये यहाँ पर अपन ने देखा था, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स की स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दे रखी है। और इस टाइप का रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसे अपन बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अलावा फ्रैगमेंटेशन के थ्रू भी एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी सपोज यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है तो ये क्या करेगा, ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा। फिर हर एक जो फ्रैगमेंट है ना, वो हर एक फ्रैगमेंट ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी रखता है। जैसे कि प्लेन एरिया का यहाँ पर डायग्राम दिखाती हूँ आपको मैं। यहाँ पर देखिए ये प्लेन एरिया एक टाइप का, इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। अगर इसकी बॉडी को ऐसे 3 पार्ट्स में हम काट दें, जैसे यहाँ पर ये अलग अलग पार्ट्स हो गए, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में आप देखिए इसकी टेल नहीं है तो टेल बन जाएगी, है ना। ये वाला बीच वाला जो पार्ट था इसका, इसके अंदर इसका हेड और टेल नहीं है तो यहाँ पर हेड और टेल बन गए इसके। जैसे ये वाला जो टेल वाला पार्ट है तो इसमें हेड नहीं था तो हेड बन गया। तो इस टाइप से जो प्लेन एरिया है ये क्या करता है, इसको जितने पार्ट्स में आप कट कर देते हो उतने ही नए यहाँ पर प्लेन एरिया बन जाते हैं। मतलब हर एक जो इसका फ्रेगमेंट है, हर एक जो बॉडी का इसका पार्ट है, टुकड़ा है, उससे एक नया प्लेन एरिया बन जाता है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन वाला रिप्रोडक्शन कहलाता है, और ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए अभी तक हमने एसेक्सुअल में कौन कौन से रिप्रोडक्शन पढ़ लिए यहाँ पर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर चार्ट में हम देखें यहाँ पर तो टाइप्स दे रखे हैं यहाँ पर। फिजन पढ़ा, बाइनरी फिजन, जिसमें हमने अमीबा में बाइनरी फिजन किस टाइप से होता है वो देखा, है ना। फ्रेगमेंटेशन अभी जस्ट हमने प्लेन एरिया में देखा। बडिंग हाइड्रा में होती है, छोटी सी बड निकलती है, कलिका निकलती है, वो बड जब जमीन पर गिरती है तो नया हाइड्रा उससे बन जाता है ना। वैसा हाइड्रा जो है पानी में पाया जाता है, जमीन में नहीं मिलता। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स में आपने जितने भी ये सब आलू है, प्याज है, या फिर प्याज नहीं आएगा, आलू है, अदरक है, हल्दी है, वाटर हाइसिंथ है, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। गुलाब की कली लगाना काट के, है ना, तो ये भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। स्पोरुलेशन में हमने देखा, उसमें क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर्स बनते हैं। इसके अलावा पेनिसिलियम में कोनिडिया स्पोर के फॉर्म में बनते हैं। एक रीजनरेशन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन एक तरह से लगभग सेम ही है। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जब नया किसी पार्ट से नया जीव बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं इसको रीजनरेशन। तो ये यहाँ पर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है यहाँ पर कि जो बॉडी है वो छोटे छोटे पीसेस में, डिस्टिंक्ट पीसेस में या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और ये फ्रेगमेंट्स ग्रो करके
नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसके बाद ये जो पैराग्राफ है इसमें वाटर हाइसिंथ के बारे में बताया गया है कि जो वाटर हाइसिंथ है इसे बंगाल का टेरर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है वन वर्ड में, व्हाट इज़ द टेरर ऑफ बंगाल? तो बंगाल का जो टेरर है वो किसे कहा गया है? तो वाटर हाइसिंथ को कहा गया है। वाटर हाइसिंथ क्या है? एक टाइप का पौधा है। अभी हमने इधर पिक्चर देखी थी उसकी, अगेन बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ये है हमारा वाटर हाइसिंथ यहाँ पर, है ना। ये जो वाटर हाइसिंथ है ये एक्चुअल में इंडिया का प्लांट नहीं है, ये बाहर के कंट्रीज से हमारे यहाँ डेकोरेशन के लिए लाया गया था। इसकी जो पत्तियाँ थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। उसको जो स्टैंडिंग वाटर है यानी कि जो तालाब वगैरह के अंदर भरा हुआ पानी रहता है उसमें डेकोरेशन के लिए इसको लाया गया था। बट ये इतनी जल्दी ग्रो करता है कि ये एक तरह से एक टेरर का रूप ले लेता है। मतलब इसको रीड ऑफ करना यानी कि इसको उखाड़ के फेंकना, ख़त्म करना एक तरह से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसके जहाँ पर भी ये जो लीव्स वगैरह गिरती है वहाँ पर एक नया पौधा बन जाता है, और जहाँ पर भी स्टैंडिंग वाटर होता है वहाँ पर ये बहुत ही स्पीड से ग्रो करता है। अब ये जो पौधे हैं वो ग्रो करेंगे तो क्या होंगे, इनकी पत्तियाँ सड़ेगी, गलेगी, टूटेगी और वापस से जो तालाब का पानी है उसी में मिक्स हो जाएगी। सड़ने के लिए इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यही यूँ कहे कि ये जो पौधे हैं वो जो स्टैंडिंग वाटर है वहाँ से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। अब पानी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पानी के अंदर जो भी मछलियाँ रह रही है, जो जीवित मछलियाँ है, उनको जब ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगी तो मछलियाँ क्या होगी, यहाँ पर मर जाएगी, है ना। तो ये जो वाटर हाइसिंथ है वो एक तरह से बहुत ही बुरा इफेक्ट छोड़ता है वहाँ की जो भी स्टैंडिंग वाटर के अंदर जो भी मछलियाँ होती है उनके ऊपर। इस टाइप से ये जो तालाब का पानी रहता है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर देता है। इसीलिए इसको बंगाल का टेरर कहा गया। बंगाल में इस टाइप के जो पौधे हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं तालाबों में, और वहाँ के जो मैक्सिमम तालाब है यानी पॉन्ड्स है उनको इसी पौधे ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसकी वजह से ही वहाँ के बहुत सारे तालाब जो है वो सूख गए हैं। इसके अलावा अभी ऊपर डायग्राम में हमने देख लिया कि पोटैटो में बर्ड्स यानी आइज होती है। बनाना और जिंगर में राइजोम जो है उससे नया पौधा बनता है। ब्रायोफाइलम जो था उसमें अगर पत्ती गिर जाती है तो पत्ती से ही नया पौधा बन जाता है वहाँ पर, है ना। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एल्गी और फंगी है वो अगर जनरली देखा जाए तो एल्गी और फंगी जो है वो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कॉमनली ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन ही करते हैं। बट कभी कभी एडवर्स कंडीशन में, कभी कभी एडवर्स कंडीशन में जो एल्गी और फंगी है ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। जो एल्गी और फंगी है ये एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताइए कि जो हायर प्लांट्स हैं इनके अंदर भी अगर हम देखें तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप के यहाँ पर रिप्रोडक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप के पाए जाते हैं। पूछा जाए एल्गी और फंगी में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, तो इनमें भी दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एल्गी फंगी में अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और अनफेवरेबल कंडीशन या एडवर्स कंडीशंस होगी तो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया है यहाँ पर कि जो जनरली ज़्यादातर जो एनिमल्स है, जो ज़्यादातर एनिमल्स है इनके अंदर अगर हम देखें तो मोस्टली यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो ज़्यादातर एनिमल्स है उनके अंदर अगर देखें
तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है मोस्टली एनिमल्स में, ठीक है। और प्लांट में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मिलेगा, एल्गी फंगी में भी एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शंस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो फिनिश होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर हमने लाइफ स्पान के बारे में देखा है ना, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम है वो लाइफ स्पान होता है, जो कि साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इस पेज पे हमने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स और कुछ प्लांट्स है, उनके अलग अलग लाइफ स्पान होते हैं जो कि साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है ना, पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी, फिर उसके टाइप्स देखे कितने टाइप का होता है। उसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल देखी और उसके टाइप्स देखे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे हमने। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हमने यहाँ पर देखा है ना। प्लांट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, पोटैटो में, जिंगर में, अगेव में, ब्रायोफाइलम में और वाटर हाइसिंथ में, इनमें एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है किस टाइप से होता है वो हमने यहाँ सीखा। इसके बाद यहाँ पर हमने वाटर हाइसिंथ को बंगाल का टेरर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने बंगाल के बहुत सारे पॉन्ड्स को डिस्ट्रॉय किया। और ये जो प्लांट है वो ऑर्नामेंटल पर्पस से यानी कि सजावट के लिए इंडिया में लाया गया था, बट इसने यहाँ के जितने भी पॉन्ड्स वगैरह है उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पर इतनी जल्दी स्पीड से ये ग्रो हुए कि पॉन्ड्स की जो भी ऑक्सीजन थी उसको ड्रेन कर लिया, उस वजह से यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ मर गई और इस वजह से इसे बंगाल का टेरर भी कहा जाता है। इसने बहुत सारे तालाबों को नष्ट किए हैं। फिर हमने देखा कि जो यहाँ पर पोटैटोज वगैरह है वो बर्ड्स की हेल्प से, बनाना और जिंगर जो है वो राइजोम की हेल्प से ग्रो करते हैं, ब्रायोफाइलम जो है वो लीव्स की हेल्प से ग्रो करता है। एडवर्स कंडीशन में एल्गी और फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब इसके आगे जो है वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक की ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई है तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो अगर आप वीडियो पूरा देखें अच्छे से तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।